बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था जूल थॉमसन प्रसार, जिसकी पॉजिटिव नेगेटिव शीतलन कब होता है, तापन कब होता है, ये कंडीशंस हमने बताई थी। और उसमें ये बताया था कि दाबांतर जो होता है वो ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी दाब में जितना ज़्यादा अंतर होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस को अपन प्रसारित करते हैं, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे ताप में उतनी ही कमी आएगी जब शीतलन वाली कंडीशन होती है। तो पुनर्निवेशी शीतलन का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। पुनर्निवेश का मतलब री इन्वेस्ट। तो चूँकि अपन ये तो जानते हैं कि जूल थॉमसन प्रसार में जब किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से सरंध्र डाट के द्वारा निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रसारित करते हैं तो गैस के ताप में कमी आती है, यानी कि गैस का शीतलन होता है, गैस ठंडी हो जाती है। लेकिन उतनी ठंडी नहीं हो पाती जैसे कि किसी गैस को अगर द्रव में परिवर्तित करना है, गैस का द्रवीकरण करना है। द्रवीकरण मतलब समझते हो ना, गैस का द्रव में परिवर्तन। तो अपन ये अच्छे से जानते हैं कि गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तभी गैस काई में बदल सकती है, द्रव में। तो जूल थॉमसन प्रसार के द्वारा अपन केवल एक प्रोसेज में, मतलब एक ही चक्र में या एक ही बार में इतना टेम्परेचर नहीं घटा सकते कि गैस का क्या हो जाए, द्रवीकरण हो जाए, गैस काई में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। तो उसको क्या करना पड़ता है, चूँकि हमने जो सूत्र भी लिखा था पहले, म्यू एच जो होता है, जिसको किसको लिखते हैं, dP/dt बराबर 1/Cp और del V/del T P-B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या इसको अपन ने मॉडिफाइड करके लिखा था P/Cp Ti/T-1, ये फॉर्मूला लिखा था ना, वास्तविक गैसों के लिए हमने निकाला था ये Ti/T-1। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उसके अकॉर्डिंग Ti और T, Ti क्या होता है, व्युत्क्रमण ताप। Ti क्या आता है, व्युत्क्रमण ताप होता है, और T गैस का ताप है। तो मैंने ये पहले भी लिखाया था कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी गैसों का ताप, बाकी गैसों का व्युत्क्रमण ताप उनके सामान्य ताप से अधिक होता है, इसलिए उनका आसानी से शीतलन होता है। अब इसमें भी ये ताप जितना कम होगा इसको अपन प्रारंभिक ताप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक ताप। तो प्रारंभिक ताप जितना कम होगा, ये मान T जितना कम होगा उतना ये मान ज़्यादा होगा, और ज़्यादा में से ये एक घटेगा तो म्यू एच का मान ज़्यादा आएगा। पॉजिटिव होने के साथ साथ म्यू एच का मान क्या आएगा, ज़्यादा। और ज़्यादा जब आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा होने का मतलब dP/dt का मान ज़्यादा, यानी दाब परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन क्या होगा, ज़्यादा आएगा। dT/dP, दाब परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा ताप में कमी आएगी। तो अगर गैस ठंडी हो गई, एक बार में मान लो अपन ने प्रोसेस किया कौन सा, जूल थॉमसन प्रसार का, सरंध्र डाट या नोजल के द्वारा हमने गैस को प्रसारित किया, गैस का ताप घट गया, लेकिन उतना नहीं घटा कि उसका द्रव में परिवर्तन हो सके। तो उस ठंडी गैस को दोबारा से प्रसारित होने के लिए भेज देना है। अब चूँकि उसका टेम्परेचर कम हो चुका तो ये रेशो बढ़ जाएगा, म्यू एच बढ़ जाएगा, तो अब पहले की तुलना में ज़्यादा ताप घटेगा। सेकेंड प्रोसेज में फिर टेम्परेचर घट गया, फिर तीसरी बार उसको रिपीट करो प्रोसेज को, तो चूँकि टेम्परेचर और घट चुका है, T प्रारंभिक ताप और घट चुका है, तो फिर से और ज़्यादा परिवर्तन आएगा टेम्परेचर में। तो इस तरह से बार बार पुनर्निवेश का मतलब कहता है पुनर्मानी बार बार
बार बार इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करते जाना है तब तक जब तक कि गैस का टेम्परेचर इतना नहीं हो जाता कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो इस तरह अपन गैस का द्रवीकरण कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनर्निवेशी शीतलन। शीतलन मानी ठंडा होना है ही, और ठंडा होने में कौन सा प्रोसेस निकालना, पुनर्निवेश, बार बार निवेश करना है उसको। तो उसका ये पूरा प्रोसेस का जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो मैंने इस चित्र में दिखा रखी है, ध्यान से समझिए। ये क्या है, संपीड़क। संपीड़क तो वही है, क्योंकि हमने जो असली प्रोसेस निभाना है जूल थॉमसन प्रसार का, उसमें उच्च दाब चाहिए, क्योंकि उच्च दाब वाले क्षेत्र से गैस को संपीड़ित करके ही तो भेजना है निम्न दाब क्षेत्र की ओर, तभी तो गैस का टेम्परेचर घटेगा। जूल थॉमसन प्रसार होगा तभी तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो जिस गैस का अपने को शीतलन करना है या वायु का शीतलन करना है उसको जल वाष्प रहित करके, क्योंकि केवल गैस होनी चाहिए प्योर, उसमें जल वाष्प मिक्स नहीं होनी चाहिए, तो उस वायु को या गैस को इस संपीड़क में भर के इसको उच्च दाब मतलब लगभग 100 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, सामान्य दाब से लगभग कितना, 100 गुना ज़्यादा। क्योंकि मैंने बताया ना dP का मान जितना ज़्यादा होगा dt उतना ही ज़्यादा, जितना दाब में परिवर्तन होगा उतना ही ताप में भी कमी आएगी। तो ताप में कमी के लिए हमने दाब भी अंतर ज़्यादा रखना है। सामान्य दाब वहाँ 1 वायुमंडलीय है और यहाँ पे 100 गुना, तो दोनों का डिफरेंस 100 वायुमंडलीय हो जाएगा। तो 100 वायुमंडलीय दाब पर इसको संपीड़क से हमने क्या किया, संपीड़ित कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो संपीड़ित वायु जो है वो मैंने ये देखो एरो के निशान दिखा रखे हैं वाइट चौक से, तो वो संपीड़ित वायु इस नली में होते हुए ये जा रही है वायु, और फिर ये टेढ़ी मेढ़ी नली से इसलिए कि ज़्यादा समय तक ठंडे पानी से प्रभावित हो, ताकि प्रारंभिक ताप जितना कम हो सके उतना बेटर है। टी का मान जितना कम होगा ये मान ज़्यादा होगा, म्यूएच ज़्यादा आएगा, परिवर्तन ज़्यादा होएगा। तो इसलिए हमने इस पूरे नली को काई से घिरा हुआ रखा हुआ है ठंडे जल से। तो ठंडे जल से क्या है, जब गैस इसमें होकर प्रवाहित होगी तो उसका प्रारंभिक ताप कम हो जाएगा। टेम्परेचर प्रारंभिक ताप जो होगा इसका, उसके व्युत्क्रमण ताप Ti से, व्युत्क्रमण ताप तो फिक्स है। तो जो गैस अपन इसमें संपीड़ित करा रहे हैं, प्रवाहित करा रहे हैं नली में, उसका जो टेम्परेचर है प्रारंभिक उसके व्युत्क्रमण ताप से कम हो जाएगा, और व्युत्क्रमण ताप से कम होने से ताप में परिवर्तन ज़्यादा होगा। तो ये जो गैस है वो इसमें प्रवाहित होते हुए इस नली में मैंने वाइट चौक से सारा निशान दिखा रखा है गैस का, इधर होते हुए ये नोज़ल लगा रखा है। नोज़ल मतलब सूक्ष्म छिद्र, सरंध्र डाट का काम करेगा। ये सूक्ष्म छिद्र की तरह है, बारीक छिद्र है, इसमें से वो गैस प्रवाहित होगी नोज़ल के द्वारा। N4 नोज़ल मतलब एक बारीक सूक्ष्म छिद्र है जो सरंध्र डाट की तरह। इसमें से जब गैस प्रवाहित होगी तो उसका क्या हो गया, जूल थॉमसन प्रसार हो गया। क्या हो गया, जूल थॉमसन प्रसार। उस प्रसार के कारण गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब गैस ठंडी तो हो गई, लेकिन अभी इतनी ठंडी नहीं हुई कि उसका द्रव में परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो वो गैस टेम्परेचर कम हो गया, वो गैस वापस इस रास्ते से होते हुए वापस इसमें आएगी। ये चारों तरफ हमने कक्ष बना रखा है जिसको ऊष्मा विनिमयक कहते हैं। ये इसलिए है कि ये जो गैस है वो वापस इसमें आ जाएगी, ठंडी वाली गैस। इसमें कौन सी गैस हो गई, जो गैस ठंडी हो चुकी, क्योंकि एक बार प्रसार हो चुका इसका, जूल थॉमसन प्रसार हो चुका, उस प्रसार के कारण इसका टेम्परेचर घट चुका, तो अब ये ठंडी गैस कहलाएगी। ठंडी गैस इस नली में होते हुए इसमें आएगी। ठीक है, और इसमें से जब जाएगी ये ठंडी, तो इस नली में प्रवाहित गैस को भी ठंडी करती जाएगी। मतलब जो और आ रही है गैस, दोबारा से जब अपन संपीड़ित करेंगे तो दोबारा जो आने वाली गैस है उसको और ठंडा कर देगी। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। टेम्परेचर जितना घटता जाएगा उतना ही म्यूएच का मान बढ़ता जाएगा, तो ये dT/dP का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ठंडी गैस इस ऊष्मा विनिमयक में होते हुए और इस नली में प्रवाहित गैस को ठंडा करते हुए, इसमें जो होके आ रही है उसको भी ठंडा करते हुए यहाँ से होते हुए वापस इसमें चली जाएगी, और यहाँ से चल के
वापस काई में आ गई है, संपीड़क में आ गई। संपीड़क में जैसे ही आई फिर से उसको 100 वायुमंडलीय दाब पे हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, संपीड़ित कर दिया। अगेन वही प्रोसेस चलेगा, फिर यह ठंडा हो जाएगा और फिर नोजल, फिर ये जो गैस चल रही थी वो ठंडी कर देगी, उसको टेम्परेचर ये भी घटा देगी, फिर अगेन प्रसार होगा तो फिर से टेम्परेचर और घट गया। भाई मान लो पहले 10 घट गया तब 20 कम हो जाएगा, फिर भी अभी द्रव में नहीं बदली है तो फिर से दोबारा, जब तक द्रव में नहीं बदल जाएगी ठंडी गैस वापस इसमें होते हुए अगेन संपीड़क में आ जाएगी और इस गैस में चलने वाली नली में जो गैस है उसको भी ठंडा करती जाएगी और फिर वापस आ जाएगी, फिर कंप्रेस कर दो, फिर वही प्रोसेस अपनाओ। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक गैस का ताप इतना कम नहीं हो जाता कि गैस का क्या हो जाए, द्रवीकरण। और जब गैस का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वो द्रव बनने लायक हो जाए तो गैस क्या बन जाएगी तुम्हारी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और द्रव में जब परिवर्तित हो जाएगी तो नीचे एक ये बाल्ब लगा रखा है, इस बाल्ब का डार्ट खोल देंगे, डार्ट खोल देंगे तो बूंद बूंद करके इसमें द्रव के रूप में उस गैस को एकत्रित कर लेंगे। इसको अपन कह सकते हैं ड्यूअर फ्लास्क। फ्लास्क जैसे होता है, सब जानते हो फ्लास्क क्या है। इस फ्लास्क में उस द्रव को, वो गैस का क्या बन गया, द्रव बन गया, शीतलन हो गया। तो बार बार इस प्रोसेस को अपने अपनाया, क्योंकि एक बार में गैस उतनी ठंडी नहीं होती कि उसको द्रव में बदला जा सके। तो बार बार इस प्रोसेस को अपनाया, इसीलिए इसका नाम क्या है, पुनर्निवेशी शीतलन। समझ में आ गया तुम्हारे। अब इसकी दक्षता अपन लिखेंगे। दक्षता अपन याद करें तो मान लीजिए जो प्रारंभिक गैस है जिसका अपना प्रारंभिक टेम्परेचर T मानते हैं, उसकी प्रारंभिक गैस की एंथैल्पी क्या है, HI। I4 इनिशियल है, एंथैल्पी को H से दिखाते हैं, तो प्रारंभिक गैस की एंथैल्पी क्या है, HI। और जूल थॉम्सन प्रसार में यह पुनर्निवेश शीतलन के बाद माना इसकी X मात्रा द्रव में परिवर्तित हो जाती है। X मात्रा का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसकी X मात्रा काय में परिवर्तित हो गई, द्रव में, जिसकी एंथैल्पी मान लेते हैं HL, जिसकी एंथैल्पी HL है। L4 लिक्विड है, द्रव में बदल गई इसलिए L4 लिक्विड द्रव की एंथैल्पी, तो जिसकी एंथैल्पी क्या है, HL है। और शेष X मात्रा ही द्रव में परिवर्तित हुई है, बाकी गैस में रहेगी, तो शेष क्या होंगे, 1 माइनस एक्स। शेष 1 माइनस एक्स पुनः संपीड़क में भेज दी जाती है। दोबारा प्रसार के लिए भेजेंगे ना, तो X मात्रा द्रव में परिवर्तित हो गई, जो बची शेष 1 माइनस एक्स वो संपीड़क में भेज दी जाती है, जिसकी एंथैल्पी क्या मान लेते हैं, जिसकी एंथैल्पी HF है। F का मतलब फाइनल अंतिम, I का मतलब इनिशियल और L का मतलब लिक्विड की वजह से है, द्रव की। तो क्या लिखेंगे, टोटल तो क्या है HI, जिसकी मात्रा क्या है 1, तो 1 इंटू HI बराबर X इंटू HL, ये द्रव में होगी ना चेंज X मात्रा, प्लस शेष 1 माइनस एक्स, ये काय में चेंज हो गई, गैस ही वापस, तो HF। तो इसको अपन मॉडिफाइड करें तो HI बराबर X HL गुणा कर दें प्लस HF माइनस X HF, ठीक है। इन दोनों में X कॉमन ले लो, इसको इधर ले आओ, HI माइनस HF बराबर, इन दोनों में X कॉमन ले लिया, HL माइनस HF, ठीक है। तो X बराबर क्या हो गया, HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF, या माइनस माइनस कॉमन ले लो दोनों में, तो X बराबर लिख सकते हैं HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HL। तो ये दक्षता के लिए फार्मूला X, दक्षता से मतलब X कितना मान द्रव में चेंज होगा। अब इन्होंने गैस को द्रव में ही तो बदलना है,
तो कितनी मात्रा द्रव में बदलेगी वो डिपेंड काहे पे करेगा, HF माइनस HI, HF माइनस HL। तो जिस तरह मान इसका प्रारंभिक होगा HF और HI का डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गैस का द्रव में परिवर्तन होता जाएगा। तो X की जो मात्रा है वो कहीं पर डिपेंड करेगी, HF HI उनका डिफरेंस जो है उस पर डिपेंड करेगी प्रारंभिक एंथैल्पी क्या है, अंतिम एंथैल्पी क्या है। तो उसके हिसाब से X का मान बढ़ा, कितना मात्रा मिलेगा, द्रव कितना बनेगा गैस का, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नया ये टॉपिक है रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, यानी गैस का प्रसार अपन रुद्धोष्म तरीके से करें। रुद्धोष्म का मतलब समझते ही हो, बिना ऊष्मा का आदान प्रदान किए किसी गैस का अगर प्रसार करें तो उसको अपन क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रसार। तो इस प्रक्रिया में चूँकि गैस ऊष्मा तो ले नहीं रही ना दे रही, तो ऊष्मा की वजह से तो कार्य होगा नहीं। और ये अपन जानते हैं कि प्रसार में क्या होता है, कार्य होता है, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर रुद्धोष्म नली में प्रसार करेंगे ताकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, तो क्या होगा, अणुओं के द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य के कारण आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी। और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो ताप में कमी आएगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा काई का फलन होती है, ताप का फलन होती है। तो जब आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी, टेम्परेचर घट जाएगा, यानी गैस का क्या हो जाएगा, शीतलन। तो इसको क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। अब इसका थ्योरी क्या है, सिद्धांत केवल समझ लीजिए। तो चूँकि रुद्धोष्म अवस्था समीकरण हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रुद्धोष्म अवस्था समीकरण 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और पिछले ऊष्मा इंजन वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था। PV की घात गामा बराबर नियत रुद्धोष्म अवस्था समीकरण होता है। अब इसमें अगर आदर्श गैस का अवस्था समीकरण लगाएं तो PV बराबर क्या होता है, RT। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन P। तो P तो यहाँ पे है ही, और V की जगह क्या लिख दिया, RT अपॉन P की घात गामा और बराबर क्या है, नियत। तो P की घात नीचे गामा और ऊपर 1, तो P की घात कितनी होगी, 1 माइनस गामा, और T की घात गामा, और R की घात गामा। R चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नीचे आके तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, नियत ही रहेगा उसका मतलब। अब इसमें पूरे पे होल पावर 1 अपॉन गामा लगा दें, जैसे स्क्वायर कर सकते हैं अपन, दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं, ऐसे इसमें 1 अपॉन गामा कर दें ऐसे। तो नियत की घात 1 अपॉन गामा, गामा खुद नियतांक होता है, CP अपॉन CB का अनुपात होता है ना गामा। गामा क्या होता है, CP और CB का रेशो, कांस्टेंट है ये भी। तो क्या निकल के आएगा इससे, P की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू T की घात केवल 1 रह गई, और इक्वल टू नियत पे कुछ भी लगाओ, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 अपॉन गामा लगाओ, वो तो क्या रहेगा, नियत ही रहेगा वैल्यू। तो एक रिलेशन आ गया ये। अब अंतिम और प्रारंभिक अवस्था के लिए समीकरण को लिखें। अंतिम दाब PF, अंतिम ताप TF और प्रारंभिक I लगा सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में बराबर होगा नियत का मतलब। तो PF 1 माइनस गामा अपॉन गामा TF इक्वल टू कितना हो गया, PI की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू TI। I मतलब इनिशियल प्रारंभिक स्थिति में, तो ये जो वैल्यू है उसका गुणनफल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में बराबर रहेगा। तो ये हमने लिख दिया है। तो TF बराबर क्या आ गया, इसको नीचे ले आओ, TI एज इट इज़ रहेगा, और इसके बटे में आएगा तो एक साथ घात लगा सकते हैं, PI अपॉन PF की घात 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ठीक है, ये नीचे आ गया, दोनों पे एक जैसी पावर है, एक साथ लगा दी। इस फॉर्मूले से हम अंतिम ताप ज्ञात कर सकते हैं कि गैस ठंडी होगी कि नहीं होगी, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा,
वो सब इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे अपन एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो CO2 गैस का रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं। CO2 गैस के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन में, तो CO2 गैस का अपन रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन करना चाहते हैं। तो CO2 गैस बहुपरमाणु के द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा का मान होता है कितना? 1.3। PI प्रारंभिक दाब है, जो क्या मान लीजिए 1 वायुमंडलीय दाब है। मान लीजिए कितना है? 1 वायुमंडलीय। और अंतिम दाब, अंतिम से मतलब ये सॉरी PI तो 150 मान लेते हैं, उच्च दाब से करना है। और अंतिम दाब क्या मान लेते हैं? 1। क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर अपने को भेजना है, तो 150 प्रारंभिक दाब हो गया। शुरू में उच्च दाब लगाना पड़ेगा और निम्न दाब की ओर प्रसारित करेंगे, तो अंतिम दाब बाद वाला है, प्रारंभिक दाब पहले वाला है। तो पहले उच्च दाब लगाना है, निम्न दाब की ओर प्रसारित करना है, तो 150 मान लिया। तो ये अपन मान लेते हैं। और प्रारंभिक ताप मान लो कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 27 + 273 300 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर इतना ही होते हैं, रूम टेम्परेचर अपन मानते हैं जो 26-27। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो ये मान इसमें रखें तो कितना टेम्परेचर घट जाएगा CO2 गैस का, वो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन कंडीशन को अगर फॉलो करें कि 150 वायुमंडलीय दाब पर CO2 गैस को कंप्रेस करें, संपीड़ित करें, जिसका प्रारंभिक टेम्परेचर 300 केल्विन है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना टेम्परेचर उसका घटा सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो TI की वैल्यू क्या है? 300। तो 300 लिख दिया, इनटू PI का मान क्या है? 150, और PF का मान 1, और गामा का मान 1.3। तो 1 - 1.3 / 1.3, इसको हल कर सकते हैं। तो 300 150 की घात 1 में से 1.3 गया, क्या बचा? माइनस का 0.3, और नीचे 1.3, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 3/13 हो गया। अब माइनस की घात है, इसलिए अपन लिख सकते हैं इसको 1/150 की घात 3/13। या माइनस में रहने तो बाद में ले लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्योंकि स्क्वायर और क्यूब होता तो तुम कर सकते थे, 3/13 घात को कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए अपने को लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या ले लो? लॉग। लॉग लेने पर तो लॉग ऑफ TF बराबर, पहले इसका लॉग आएगा, log 300 प्लस लॉग में घात आ गई जाती है, 3/13 आ गया, और log 1 और 150 है, तो log 1 माइनस log 150। ठीक है, log 1 का तो मान 0 होता है। अब log 300 का मान कितना आएगा? तो log 300 प्लस 3/13, ये 0 हो गया तो माइनस का बचा, माइनस लगा दो यहाँ पे। और log 150 को अपन 3 × 5 × 10 लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 2 150। अब log 3 का मान कितना होता है? ये तो अपन जानते हैं, सब मैथ के स्टूडेंट है, 0.4771। और log 5 का मान कितना होता है? 0.6989। अब ये वैल्यू अपन रख सकते हैं इसमें। तो log 300 का मान कितना आएगा? 300 100 का 3 का मान कितना होता है? 0.4771। अब 3 डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा पूर्णांक, तो कितना मान आ गया? 2.4771। ठीक है, ये log 300 का मान हो गया। फिर माइनस 3/13, इसमें log 3 प्लस log 5 प्लस log 10 आएगा, log की प्रॉपर्टी से प्लस हो जाता है। तो log 3 का मान 0.4771, log 5 का मान 0.6989,
और log 10 का मान कितना होता है 1। log 10 का मान 1 हो गया, ये log 5 का लिख दिया, log 3 का लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। वैसे तुम सब समझदार हो, अपने आप कर सकते हो, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी करा रहा हूँ। जोड़ेंगे कितना हो गया 9 और 1 10 की 0, हासिल की 1, 9 और 7 16 की 6, हासिल की 1, 10 और 7 17 की 7, हासिल की 1, 7 और 4 11 की 1, हासिल की 1, 2.1760। तो 3 से गुणा करो इसको पहले, फिर 13 का भाग देना है। 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 1, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। 3 से गुणा कर दिया पहले इसको, 0 ऐसे ही, 3 छिंग 18 की 8, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 और बटे क्या है इसके 13। 13 का भाग दे दो इसमें, 13 पंजे 65.5, फिर भाग जाएगा नहीं, 13 दूनी 26, 2 बचे, 13 एकम 13। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, 14 में से 5 गया तो 9, 1.97। अब इसका एंटी लॉग ले सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1.9750। अब चूँकि इसका एंटी लॉग तो टेबल से निकाल के देख सकते हो, लॉग टेबल से। अब चूँकि यहाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब डबल डिजिट में आएगा। एक पूर्णांक कब होता है, जब डबल डिजिट में मान होता है। तो लगभग इसका मान जो है 95 या 96 के समथिंग आएगा, निकाल के देख लेना, लॉग टेबल से आएगा 95 केल्विन। तो यानी गैस का ताप हमने कितना कम कर दिया, 95 केल्विन। अगर CO2 गैस को 150 वायुमंडलीय दाब पर कंप्रेस करें तो गैस का ताप कितना कम हो जाएगा, 95। और जो गैस जो है CO2 गैस जो होती है, इसका ठोस में जो परिवर्तन होता है वो लगभग 194 केल्विन पे होता है। 194 केल्विन अगर टेम्परेचर कर दिया जाए CO2 गैस का, तो गैस जो है CO2 से यानी गैस से काय में बदल जाती है, ठोस में, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाता है CO2 गैस का। कितने टेम्परेचर पर, 194 या इससे कम टेम्परेचर पर। तो हमने तो 95 कर दिया। इतने कम टेम्परेचर जैसे ही करेंगे तो गैस काय में बदल जाएगी, CO2 में, सॉरी ठोस में बदल जाएगी। CO2 गैस जो है वो काय में बदल जाएगी, ठोस में। इसीलिए तो CO2 गैस को क्या कहते हैं अपन, शुष्क बर्फ कहते हैं, सूखी बर्फ बिना पानी की, शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं CO2 गैस को। तो CO2 गैस डायरेक्ट काय में बदल जाती है, जैसे उसका रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन होता है। कई बार वो देखा होगा तुमने, जो अग्निशामक यंत्र होता है ना आग बुझाने का, उसमें CO2 गैस ही तो होती है, तो उसके मुंह के आसपास जम जाती है, तो वो उसका प्रसार होता है, प्रसार में टेम्परेचर घट जाता है, और टेम्परेचर अगर 194 केल्विन से कम हो गया तो CO2 गैस काय में बदल जाएगी, डायरेक्ट ठोस में। इसीलिए CO2 क्या कहते हैं अपन, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।